दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना चैनल पर आज आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज हमारे देश में वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं और मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा पाया कहलाता है, उसकी इस दौर में क्या स्थिति है, क्या वो भूमिका निभा रहा है जो मीडिया की होनी चाहिए थी या होती है। और एक दौर यदि हम आज़ादी के समय का करें तो एक उस समय की भी पत्रकारिता थी जिसमें गांधी जी भी पत्रकारिता कर रहे थे, अपना अखबार निकालते थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बड़े पत्रकार थे, उन्होंने दर्जनों पुस्तकें लिखी। उस दौर की जो पत्रकारिता थी या साहित्य था, और आज वर्तमान में जो पत्रकारिता हो रही है, हम किस किस दौर से पत्रकारिता में गुजरे हैं। एक दौर आज़ादी से पहले का, आज़ादी की लड़ाई के समय की पत्रकारिता थी। एक आज़ादी के बाद से 1975 तक, जब इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, उस समय एक दौर नया आया था, पत्रकारिता पे कुछ प्रतिबंध था, उसको दबाया गया था। और आज हम फिर महसूस कर रहे हैं कि पिछले, जहां अन्ना आंदोलन के समय हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता का दौर ऊंचाइयों पर था, और सरकार को उस दौरान में, जो सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 2012 के दौर की मैं बात कर रहा हूं, उस समय जो पत्रकारिता थी, आप कह सकते हैं बड़ी ऊंचाइयों पर थी। और किस तरीके से पत्रकार लोग वर्तमान सरकार को घेरते थे, किस तरीके के सवाल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से पूछते थे, और कितने भ्रष्टाचार के मुद्दे मीडिया उखाड़ रहा था, और उस वर्तमान कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर रख दिया, एक तरीके से उधेड़ कर रख दिया था पत्रकारिता ने, मीडिया ने, पत्रकारों ने। लेकिन एक दौर अब आया है जो पिछले लगभग 10 साल से चल रहा है। इस दौर की भी आप पत्रकारिता देख रहे हैं, मीडिया की भी भूमिका देख रहे हैं कि आज पत्रकारिता कहाँ पहुँच गई है। तो उसी इन सब दौर की पत्रकारिता पर हम आज बात करेंगे। हमारे बीच में है जे बी शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कई दशकों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और पत्रकारिता का महीन विश्लेषण वो जानते हैं, करते हैं, विद्वान हैं। तो मैं शर्मा जी आपसे आग्रह करूंगा कि इन 3 दौर की या 4 दौर की, या आज़ादी के समय की और बीच का दौर जो इमरजेंसी तक रहा, और इमरजेंसी से अन्ना आंदोलन तक, अन्ना आंदोलन के बाद जो पिछले 10 साल लगभग जो गुजर रहे हैं, जो आप भाजपा सरकार का दौर कह सकते हैं, मोदी शाह का दौर कह सकते हैं, तो आप पत्रकारिता को किस तरीके से विश्लेषित करेंगे? सर्वप्रथम मेरे बड़े भाई तुल्य जगन्नाथ गौतम जी, आपका स्वागत। और रोजाना, देश रोजाना, और इसका भी, इस मंच का बहुत बहुत स्वागत। और जो कार्य आप कर रहे हैं और जो प्रयास आप कर रहे हैं, ये निश्चित ही सराहनीय है। और रही बात पत्रकारिता की, आपने मेरा परिचय दिया, धन्यवाद। और आपने भी एक लंबे समय तक पत्रकारिता की है। अब रही बात, कर भी रहे हो आप हमारे साथ, तो कर भी वो की इस करके कि उसका अनुभव जो हम, वो एम्पिरिकल एक एस्पेक्ट है। और अब बात हम करते हैं, आपने कुछ बिंदु उठाए हैं कि पत्रकारिता का अतीत भी है, वर्तमान तो हम देख ही रहे हैं, मुस्तकबिल यानी इसका भविष्य क्या होगा, वो मोर और लेस अतीत से भिन्न नहीं होने वाला। अब मैं आपको इसका, पत्रकारिता को हम 3-4 उसमें बांट के देखेंगे, अंग्रेजी और हिंदी की पत्रकारिता, और उसके बाद युगीन पत्रकारिता हुई जिसमें आप भारतेंदु का नाम छोड़ गए, ठीक है जी। जब नवजागरण की वो आप कह सकते हो युग आया नवजागरण का, जिसे हम कहते हैं ना कि एनलाइटनमेंट एक चाहिए थी हमें, वो भी एक दौर था। फिर गांधी युगीन पत्रकारिता भी आई, फिर आपने अन्ना हजारे और ये बात करी, ये कल की बातें हैं। और इंदिरा गांधी वाला जो समय, वो तो एक कोट किया जाता है, वो समय इतना भयंकर और इतना जटिल नहीं था पत्रकारिता का जो वर्तमान में है। खैर, मैं बात थोड़ा अतीत पे आता हूँ। 1826 से पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत होती है उदंत मार्तंडेय अखबार से।
जिसका मतलब होता है उगता सूरज, और वो मात्र कुछ महीने ही चल पाया था, वो अस्तांचल को चला गया था। अब इससे साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 1780 में 1826 और 1780 ये दो सन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जेम्स अगस्त हिकी ने बंगाल गजट शुरू किया था, 4 पेज का वीकली अखबार था। क्योंकि उसने हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो उसको देश छोड़ना पड़ गया। मतलब इसमें आयरिश था वो। 2 बातें हमारे सामने आ गई कि हिंदी पत्रकारिता 1826 से शुरू होती है और अंग्रेजी होती है 1780 से। इसके बीच आप ये देखिए कि फिर ज़रूरत क्यों पड़ी इन अखबारों की, इन समाचार पत्रों की। राम इसमें जिन्होंने हमारे वो थे, जिन्होंने इसमें सती प्रथा वो की थी, मालवी नहीं उनका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय एक ऐसे एक उन्नायक हुए इस नवजागरण के। उनके साथ फिर ये आपने देखा होगा कि अगर हम आर्य समाज की स्थापना को देखते हैं तो दयानंद भी आए, फिर विवेकानंद भी आए, और ये सारे उन्नायक थे उस दौर के। बहुत हैं और भी बहुत हैं, क्योंकि अब इतना एकदम याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो दौर बड़ा एक साहसिक दौर था, आप कह सकते हैं। खड़ी बोली की आप देखोगे बात, वो पत्रकारिता जो शुरू हुई है हिंदी में, उसमें खड़ी बोली की बहुत भारी भूमिका है। अब सवाल ये होता है कि ये शुरुआत तो हो गई, लेकिन उसमें पत्रकारिता में एक साहित्यिक टच भी आता था। जी जी जी, यानी पत्रकार एक साहित्यकार भी था, उनका अध्ययन भी था। आज वर्तमान में अगर हम देखें तो आप देखोगे कि किस लोगों को अध्ययनशीलता नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते जी, बस सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उनके साथ है। अगर उसको देख के हम करते हैं तो आप यकीन माने ये पत्रकारिता कभी भी अपने मुकाम को छू ही नहीं सकती। ये बड़ा एक मेहनत का काम है। अब मेरे ख्याल लोग घरों को जा रहे हैं और आप यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, तो ये मेहनत का है बहुत उसमें। अब 2 बातें आपने समझ में आ गई, 1780, 1826 और ये युग जो 1826 का। उसके बाद फिर हम आधुनिक पत्रकारिता की तरफ आते हैं, तो आप जो वर्तमान में अगर आके देखते हैं तो जो हाल है आपके सामने है। कभी हमने नहीं सुना था गोदी मीडिया का। अब एक बात मैं आपको बता दूं, मैं इस बीच में 1 सेकंड के लिए सोचना चाहूँगा आपको कि मैं आपका ध्यान उस तरफ को केंद्रित करना चाहता हूँ कि मीडिया, पत्रकारिता या प्रेस जो भी आपके हैं, लोकतंत्र का चौथा पाया कहा जाता है। संविधान में वैधानिक रूप से है या नहीं है, ये अलग बहस का विषय है, लेकिन वर्तमान में क्या मतलब पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथे पाए का जो अपना कर्तव्य है निभा पा रही है या नहीं? देखिए, पहली बात तो आप इस सेंटेंस को ही मेरे एक बार मौका मिला था, जस्टिस वर्मा थे, अब ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, आज वो जिंदा नहीं है। मैंने उनसे भी कहा था, उन्होंने भी कहा था कि यू आर द 4th पिलर, यू आर द मतलब मीडिया 4th पिलर है। मैं कहा इज इट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? नो, नोवेयर, ये लिखित नहीं है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है 19 और 19A के जो आप देखते हैं आर्टिकल में, वो सबको है, इन पत्रकारों को भी है, लेकिन उसकी गंभीरता नहीं हमें छोड़नी चाहिए ना। आज एक दौर था, आपने 2 शब्द अक्सर देखे होंगे पेपर में, निर्भीक, निष्पक्ष। आज आप बता दीजिए, ना निर्भीक है ना स्वतंत्र, निष्पक्ष भी तो नहीं हो सकते भी नहीं। आज वर्तमान में गोदी मीडिया क्यों कहलाया? आप बताइए थोड़ा। गोदी मीडिया की शुरुआत होती है अन्ना आंदोलन से। ये मैं नहीं कह रहा, एक और सुन लीजिए, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, उनका वीडियो मैं आपको भेजूंगा। वो मुंबई से ताल्लुक रखते हैं, रमेश, होपफुली रमेश सोलकर हैं या कुछ इसका नाम है, मैं वीडियो भेज दूंगा जी। उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। एक मिश्रा हैं, बहुत यंग जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एनडीटीवी से अभी रिजाइन दिया है। हाँ, दिया भी, ठीक है। सोहित मोहित हाल ही में हाँ, सुनीत हाल ही में वो दिया है। हाँ। और अपना जो सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना शुरू किया, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था और आपको मैं भेजूंगा। उन्होंने बहुत खुलासा किया अन्ना आंदोलन का। अन्ना आंदोलन का जो शुरुआत थी वो किस तरह से अन्ना आंदोलन हाईजैक हो गया, और अन्ना जी फिर दोबारा क्या कामयाब हुए मुंबई में? नहीं हुए। नहीं हुए। तो उस वक्त
जो आज बहुत सारे पक्षधर होके बोल रहे हैं जर्नलिस्ट, ये लोग भी, इन्होंने भी नहीं सुनी कि बहुत से जो गंभीर, जिन्होंने बहुत, जिसे कहते हैं ना कि बारीक निगाह रखी हुई थी, उन्होंने जाके उनसे कहा कि भाई ये सब गलत हो रहा है, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सुनी। वो उस वक्त किसकी बात कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की। बाकी के सबका उन्होंने ऑलमोस्ट निगलेक्ट कर दिया था। अब बात जिस पे शुरू हुई थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये मूवमेंट का नाम था। करप्शन मिट गई? कहाँ मिटी? मेरा सवाल है, करप्शन मिट गई इंडिया अगेंस्ट करप्शन? बिल्कुल नहीं मिटी। इंडिया इज स्टिल विद करप्शन, ज्यादा, पहले से भी ज्यादा। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि मैं ये कहता हूं कि जो मैं इस करके अतीत को छेड़ रहा था, उस वक्त जो पत्रकारिता थी, उसमें ये साहस जरूर था कि वो सच्चाई लिखते थे। नहीं, सरकार प्रशासन कभी भी इस हमारे वर्ग के साथ नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। उसकी वजह है क्योंकि जरूरी है, कुछ प्रतिशत तो ऐसे होंगे ना जो सच को पसंद करते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं उस दौर में जो पत्रकार थे, वो पत्रकार धर्म निभा रहे थे, पत्रकारिता धर्म निभा रहे थे। बिल्कुल, उन्होंने साहस दिखाया। मैं उदंत मार्तंडे का आपको उदाहरण देता हूं। उनके संपादक का नाम मैं भूल रहा हूं। मैंने इसके 10 सीरीज में बना भी रहा हूं, 10 मैंने एपिसोड इसके पूरे किए हैं। वो उन्होंने मतलब एक किस्म का एक बहुत दुखी होकर उन्होंने कहा कि मैं ये बंद कर रहा हूं। ये उदंत मार्तंडे मतलब एक उगता सूरज है, वो अस्तांचल को मात्र 17 या 16 महीने में चला गया था। वजह यही है कि वो सरकार और जो उस वक्त उनकी लेखनी थी वो इतनी स्पष्ट थी और इतनी वो थी, और कुछ जो दिक्कत आती है वो फाइनेंशियल भी आती है। आर्थिक तो बड़ा मुद्दा रहता है। आर्थिक तो बहुत जबरदस्त चुनौती है। अर्थ के बिना तो अनर्थ ही हो जाता है। आर्थिक चुनौती तो है ही है, और आर्थिक चुनौती जब किसी की आप लेते हो तो उसमें फिर अपनी शर्तें भी। और आज तो बहुत कुछ, आज तो स्पष्ट है सारा कुछ। इससे ज्यादा आप क्या समझोगे? तो ये जो हम आप और अब चर्चा का आपने जो टॉपिक मान्यवर छेड़ा है कि पत्रकारिता का भी नहीं कोई, पहले एक असूलों पर राजनीति भी होती थी, चाहे वो थोड़े समय रही है जी। बिल्कुल सत्य सब कुछ बोला था। अगर ऐसा होता तो फिर वो राक्षस नाम की कोई चीज हम ना सुनते उस दौर में। कहीं ना कहीं वहां पर भी एक अनुपात ऐसा था कि जो कुछ सहनीय था, कुछ असहनीय था। चलिए हम वर्तमान पत्रकारिता के दौर में लौटें। वर्तमान में अगर आप देखते हो तो मैंने आपको शुरुआत बताई है कि गोदी मीडिया आज नहीं बना। ये 2011 में बन चुका था। आज तो प्रस्फुटित हुआ है। 2011 में किसकी गोद में जाके बैठा था मीडिया? तत्कालीन मीडिया एक पक्षी हो गया था ना, गोद नहीं, एक पक्ष ले लिया था। जैसे भाई इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो ना जाने अब ये करप्शन दूर ही हो जाएगी। कोई बड़े बड़े पत्रकार, ये बकौल मैं क्यों कह रहा हूं, जो इंटरव्यू मैंने देखा उसके बिना पे मैं कह रहा हूं। नहीं, इस बार में जो आप कह रहे हैं और जो भ्रष्टाचार वाली बात कह रहे हैं, तो उस दौर में तो लोकपाल की भी बात उठी थी। एक बात बताइए, पार्लियामेंट तक हिल गई थी लोकपाल के मुद्दे पर, अन्ना हजारे के आंदोलन पर। लेकिन वो लोकपाल कहाँ गया? मैं कहीं नामो निशान लेने वाले सर एक बात, क्या संविधान से बड़ा लोकपाल हो सकता है? नहीं, संविधान तो सर्वोच्च है। क्या हो सकता है? हाँ या ना? जवाब नहीं हो। अगर नहीं तो वो लोकपाल अगर होता तो कैसा होता? किस में से होना था? कौन लोग थे? किन में से बनता? लोग तो यही हैं, हम में से ही। ओके, आइए बात, अब आप जो बात कह रहे हैं कि गोदी मीडिया कैसे, गोदी मीडिया का मतलब है कि पक्षधर हो गया था एक साइड पे बस, जिसे लॉपसाइडेड हम ग्रोथ कहते हैं ना, वन वे ट्रैफिक, दूसरे की सुननी नहीं। अब रही है बात, तो उसको पत्रकारिता कैसे कहेंगे? उसको तो भांडगिरी कहेंगे। किसने कहनी है, कौन जाने, उसको तो भांडगिरी कहेंगे। वो जो कुछ भी किसने कहना वो जाने। हम तो अब बात कर रहे हैं कि जो हमारे में पत्रकारों का एक वर्ग, सरकार की गोद में बैठकर और उसकी भांडगिरी करना, उसको पत्रकारिता का आप कैसे कहेंगे? देखिए जनाब, मैं आपके इस मंच से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, विनम्र निवेदन यह है कि हर एक की अपनी एक सोच है। मैं तो पत्रकारिता के उस जज्बे की बात कर रहा हूं, असूलों की भी नहीं कर रहा जी। मैं पत्रकारिता के उस जज्बे की बात कर रहा हूं कि कम से कम देखिए,
एक एनडीटीवी के एक पत्रकार जिनकी डेथ हुई, उनका नाम था कमाल खान जी। ठीक है, कोविड के आसपास उनकी डेथ हुई जी। वो उसके बारे में जो बताया गया टीवी के माध्यम से, हम तो कभी मिले नहीं, इतना मौका ही नहीं मिला। रवीश कुमार जी बता रहे थे कि अपने साथ वो 5, 7, 8, 10 किताबें हमेशा रखते थे। अगर 5-7 पंक्तियां लिखनी है ना तो वो पहले बुक कंसल्ट करते थे, तब वो कहते थे। और आज कॉपी पेस्ट हो रहा है, मेरे से, आपसे, किसी से भी आपने किया और चलने दो। आज मैं एक बहुत नामी ग्रामी अखबार में देख रहा था, कहते हैं कि सेब और टमाटर के शेड, हिंदी में लिखा होता है, शेड लिखना था, उसमें शेड लिखा होता, शाह के ऊपर एक मात्रा दी गई। ये बड़ा नामी अखबार की बात बता रहा हूं मैं, हिंदी अखबार की, अंग्रेजी की तो बात छोड़ दो, गलतियां हमारे से भी होती है, मैं गलतियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसमें सुधार का भी होता है, कभी आदमी देखता भी है। पत्रकारिता की भाषा पे आ जाओ, पत्रकारिता की विचारिकता पे आ जाओ, पत्रकारिता की एक शैली पे आ जाओ, जिस पे भी आ जाओ, आप देखोगे कहीं ना कहीं हम रसातल की तरफ पहुंच चुके हैं। नहीं, यदि आप रसातल वाली बात कह रहे हैं तो एक तो बात होगी कि भाई हम पत्रकारिता धर्म नहीं निभा रहे हैं, अर्थ भी मुद्दा होता है, लेकिन अर्थ पहले भी रहा है, एक लिमिट होती है अर्थ की भी। लेकिन सबसे बड़ी बात एक जो मैं महसूस कर रहा हूं, जो पत्रकारों की तथाकथित भीड़ है, उनकी जो एजुकेशन है, भाई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, एजुकेशन का मापदंड पत्रकारिता के भी लिए होना चाहिए। लेकिन पत्रकारिता में आज जो है एजुकेशन भी, कितनी एजुकेशन है कितनी नहीं है, और कोई भी पत्रकार बन रहा है, चाहे कोई प्रॉपर्टी डीलर पर उठाएगा उसको चल देगा, और कोई भी बनेगा कि भाई हाँ हमें हमारे मंत्री से हाथ मिलाना हो जाएगा, डीसी से हाथ मिलाना हो जाएगा, विधायक के साथ बैठ के खाना। इस बात पे मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, ये कोई तो मापदंड हो। हाँ, मैं अभी बता देता हूँ मापदंड से, माप 2-3 मिनट लूंगा क्योंकि ज्यादा चर्चा ठीक नहीं, थोड़े में ही समझ जाना चाहिए। ये ख्वाजा मीर दर्द हुए हैं, ये मीर तकी मीर के समकालीन थे। इनके 2 शेर मैं पढ़ता हूँ, आप समझ लेना कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, हमारे लिए आज बहुत माकूल लग रहे हैं। तोहमतें चंद अपने जिस्म में धर चले, तोहमतें चंद अपने जिस्म में धर चले, किस लिए आए थे हम क्या कर चले। वाह, बहुत खूब। तो मैं ये, और मतलब एक और सवाल आपसे, एक शेर और पढ़िए। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब, दर्द उनका तकल्लुस था जो शायर हैं। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब, किस तरफ से आए थे किधर चले। तो जनाब आपकी जो आप बात कह रहे हो कहां से, अब मैं बताता हूं, एजुकेशन की आप बात कह रहे हो, पत्रकार की एजुकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो फॉर्मल एजुकेशन है जितनी है सो है, होनी चाहिए। आज जो कोर्सेज देख कर रहे हैं ये क्या सिखा रहे हैं, इनसे 2 सवाल पूछ लेना मेरे वाले ही, कि चलो आप पत्रकारिता के इतिहास के बारे में क्या जानते हो, कितने अखबारों के नाम जानते हैं, ये अतीत की छोड़ दो, वर्तमान में कितने जानते हैं। चलिए मैं एक, अब उस बात पे भी आ जाइए कि जिस मुद्दे पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनी थी, 2G स्पेक्ट्रम, क्या निकला सर उसमें। कुछ नहीं, सब बाहर हैं, जितने भी आरोप लगाए गए थे, या 1-2 मंत्री भी जो अंदर गए थे, वो आरोप संभवतः सिद्ध नहीं हो पाए, सब बाहर हैं। गौतम साहब आपने मुझे सडनली बुला लिया, नहीं तो मैं पूरा रिकॉर्ड आपके ले गए, मेरे पास वो किताब पढ़ी है 2G स्पेक्ट्रम के, जज की स्टेटमेंट उस पर दी हुई है, उसने जो लिखा, मैं वो ही पढ़ेंगे तभी ठीक लगेगा। कारण ये है कि क्या निकला क्या था उस, देखिए उस दौर से जो आप कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया हूं कि वो जो है एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम जबरदस्ती से चलाई गई थी, बदनाम करने के लिए सरकार को। उसका क्या ध्येय था, उसके पीछे कौन लोग थे, ये अध्ययन का विषय है, लेकिन उनमें से लगभग निकला कुछ नहीं। मैं अब उसी तरह एक जो दामाद वाली जो बात आती है कि हम अंदर कर देंगे, वो कर देंगे, देखो उसमें भी कुछ नहीं निकला। और जितने वर्तमान में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को अंदर किया जा रहा, खासकर विपक्षी दलों के नेताओं को और या पत्रकारों को या जो सरकार के खिलाफ मुंह खोलते हैं उनको,
वो जो मुकदमे लाते जा रहे हैं उनमें से 95% कहीं नहीं टिक पा रहे हैं और वो सब बरी हो रहे हैं कोर्ट सर, में। मैं कह रहा हूँ कि देखिए जो कुछ है, लेकिन जो समय उनका खराब होगा, जब समय जो कुछ भी उन्हें जो एक मानसिक पीड़ा सहनी पड़ेगी, आप उसको कैसे रिकवर करोगे? वो बड़ी दिक्कत वाली बात है। हमें देखिए, हम ये कहते हैं कि जिस तटस्थता की या जिस हम न्यूट्रलिटी की या हम जिस निष्पक्षता की बात करते हैं, कौन हमें इजाजत देगा कि आप निष्पक्ष होकर बात करो? लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमारा प्रयास ये तो होना चाहिए कि हम उसके कम से कम आसपास तो रहें। नहीं, हम प्रयास नहीं, हम तो तटस्थ हैं। हम तो कहते हैं कि हम नहीं जाते। जिसने जो हमारा कोई कार्यक्रम कोई बनता है, जिसको नहीं देखना ना देखे। मैं ये कहता हूं कि तटस्थता बहुत जरूरी है, निष्पक्षता बहुत जरूरी है। पहचान क्या करनी है? पहचान सही और गलत की है। चलिए, हम अब समापन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं इस पे एक दो प्रश्न और करना चाहूँगा कि वर्तमान में जो इस दौर में पिछले 10 साल में जो पत्रकारिता की दिशा और दशा रही है, या गोदी मीडिया का जो नाम पड़ा है, तो ये इसका क्या समाधान आपको लगता है और ये भूमिका यहाँ तक क्यों पहुंची और समाधान क्या है? समाधान से पहले आप इसकी बारीकी समझिए। जब बात उठी थी कि स्मार्ट सिटी की, ये एक पूंजीवादी व्यवस्था का एक नमूना, एक पैटर्न होता है। वो कहते हैं कि अगर आपने देश में उन्नति दिखानी है ना, तो उसमें चंद शहर चमका दो, उन्हें जगमगा दो। मेरी बात को समझ लेना, ठीक है? अब आम पत्रकार की हालत आप देख रहे हो क्या है? बहुत बुरी है, राइट? और अब इसी पैटर्न को आप इस हमारे वाले क्षेत्र में लेके आओ कि चंद पत्रकारों को चमका दो, कि उनको ऐसा को करोड़ों का दे दो पैकेजेस और ये वो, ताकि जो भी देखे वो कहे वो पत्रकार बनना बहुत जरूरी है। वो समाज को क्या दे रहे हैं, इस पे तो किसी की सोच, मतलब ये तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा भाई। हुआ क्या, मैं बीच में टोक रहा हूं कि पहले जो पत्रकार होते थे या अखबारों को जो चलाते थे, वो संपादक चलाते थे। आजकल मैनेजर चलाते हैं, समझे ना? और जैसे कि जो कहा जा रहा, मेरे ये कोई शब्द नहीं है, खुली किताब है, कि जब आज से 10 साल पहले भाई किसकी सरकार लानी है, उसके लिए सारे अखबार थे या चैनल थे कुछ कॉर्पोरेट जगत द्वारा खरीद लिए गए, जिससे कि वो अपना माहौल पैदा कर सकें। मान्यवर, यही तो मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है, आप इसका फेंका हुआ दाना समझो कि क्या उन्होंने दाने फेंके क्या है? ज्यादातर हिस्सा बेरोजगार है पूरे। बिल्कुल, सबसे ज्यादा, ठीक है जी, इस दौर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा महंगाई है। अच्छा, इसके विपरीत बरक्स, इसके बरक्स भी देखो ना, जो कहीं लगे हुए हैं, आप उनको जो पैकेज मिलते हैं, जरा उनका पैकेज सुन लिए, कितना पैकेज मिलता है? चलिए, ये तुम नहीं, मैं एक बात बता, ये जो चमकीली दुनिया है, आप उसको समझने की, चमक धमक की दुनिया कह लो, उसको आप समझने की चेष्टा करें कि ये जो व्यवस्था है हमारे सामने कैसे आई, क्यों आई, कौन ला रहा है, इसको समझना होगा। जब तक पत्रकार, या मेरा मतलब हमारा वर्ग जो है, इस बात को समझकर जनता तक हमारा जो मूल दायित्व है, मूल दायित्व पत्रकारों का होता है, वो ये है कि वो जनता के अंदर जो राजनीति की समझ है, और प्लस एक ऐसी वो ऊर्जा पैदा करता है कि वो इस शासन प्रशासन की जो भी नीतियां हैं, उनकी योजनाएं हैं, इनको समझे। इसमें उकसाने की बात नहीं होती, हकीकत बयान करने की होती है कि भाई ये हो रहा है। करोड़ों की घोषणाएं होती हैं, करोड़ों रुपए की योजनाओं की घोषणाएं होती हैं, कितनी पूरी हुई जनाबे आली, मुझे ये बताइए आप। 100 में से 10 भी पूरी नहीं होती, 10% भी। तो आप इस बात ना, और वो 10 भी नहीं पूरी होती। और मैं फिर उसमें पत्रकारिता वाले मुद्दे पर फिर लौट रहा हूं कि इस दौर से बाहर कैसे निकला जाए। देखिए, वक्त से बढ़ के कोई ताकत नहीं भाई। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि जो पत्रकारिता की जो भूमिका होती है, पत्रकार की जो भूमिका होती है, एक सरकार होती है, जो सरकार जो भाषण देती है, टीवी चैनलों पर दिखाता है, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, और
वो चमकीले विज्ञापनों में और भाषणों में ऐसा दिखा देता जैसे कि आप बता रहे हैं कुछ क्षेत्रों का प्रचार करके। लेकिन पत्रकारिता की भूमिका तो वो है जो सरकार छिपा रही है, सरकार छिपाना चाहती है, ढोल की पोल है, उसको उजागर करे। लेकिन पत्रकार, आज का पत्रकार जो, आज का मीडिया जो सरकार की खामियों का उजागर न करके उसकी जो है मतलब भांडगिरी कर रहा है, उसकी हाँ में हाँ। मैं आपके शब्दों को हम दूसरी तरह से प्रस्तुत करना चाहूंगा, वो ये है कि हम खामियां खुमियां नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि जो सही या गलत होगा उसको जो पेश करने की हिमाकत करेगा, उसके लिए इस आज के समाज को, आज के लोगों को कम से कम एक स्वतंत्र मीडिया को जन्म देना होगा, और जो जनता के पैसे, जो जनता उसका सहयोग करे और उस मतलब मांगना ना पड़े। देखिए, किसी के ऐड मांगते हैं, इश्तिहार मांगते हैं, वो कोई हम भीख नहीं मांग रहे उनसे, उनका प्रचार होता है। बाकी जो लोग किसी गलत ढंग से कमाते हैं वो जाने, उनका काम जाने, और वो देने वाला जाने या लेने वाला जाने, हमने उस संदर्भ में कुछ नहीं कहना। अब हम समापन की तरफ बढ़ते हुए यही कहना चाहेंगे कि भाई पत्रकारिता तो असली पत्रकारिता, ईमानदार पत्रकारिता, और पत्रकारिता का धर्म तभी निभाया जा सकता है जब किसी भी समाचार पत्र को या चैनल को पत्रकार चलाएं, पत्रकार ही उसके मालिक हों, और वो सरकार पर डिपेंड ना करें, और कोई ऐसा कोर्स बनाया जाए, ऐसा कोर्स बनाया जाए कि भाई जिसमें से सबको बराबर मिले, वो एक सिस्टम हो संवैधानिक तरीके से, और सर वो जनता भी उसको जो मतलब फाइनेंस करे। मैं आपको सर, तभी जनता के हक की बात पत्रकार कर सकता है। लेकिन यदि एक पूंजीपति या एक मीडिया हाउस कहता है कि भाई हमारा मीडिया हाउस ये बिजनेस है, कोई धर्मशाला नहीं है, हमने तो पैसा करोड़ों खर्च किया तो करोड़ों कमाने के लिए किया है। चंद लाइनें बोलना चाहता हूँ सिर्फ। 28 सितंबर को 116वीं जयंती गई है भगत सिंह जी की। भगत सिंह ने ये कहा था उस वक्त कि वो कैसा भारत चाहते हैं, वो शोषण के खिलाफ थे। उन्होंने तब भी अपने उसमें कहा कि किसान जो जनता को खिलाता है वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता। कब कहा था? जब इस देश की आबादी 30 करोड़ थी। ठीक है जनाब, 30 करोड़ आबादी थी। 1907 से लेकर और अब तक वो 116 साल बैठते हैं। 23 साल की उम्र में उनको फांसी हो गई थी। तो लिहाजा वो फांसी से कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये कहा था कि वो किसान जो जनता का पेट भरता है, लाखों का पेट भरता है, उसके बच्चे भरपेट नहीं खा सकते। वो बुनकर जो लोगों के लिए कपड़ा बुनता है, उसके तन पर, उसके बच्चों के तन पर, उसके परिवार के तन पर कपड़ा नहीं होता। वो राजगीर जो लोगों के सुंदर सुंदर भवन निर्माण करता है, उनके घर में वो खुद बेचारे कहाँ रहते हैं? झोपड़पट्टियों में रहते हैं। असमानता जो इस टाइम, उस वक्त भी, यानी आज 140 करोड़ के आसपास की आबादी है और वो 30 करोड़ की आबादी में उस नौजवान ने आवाज उठाई थी। आप बार बार कहते हो एजुकेशन, मैं कहता हूं एजुकेशन से जरूरत उस जज्बे की है, उस अध्ययनशीलता की है। इतना किताबों में बहुत कुछ है जहां से हमें विमुख किया जा रहा है। तो पत्रकार जितने भी हैं, बड़े हाथ जोड़ के उनसे मेरी विनम्र निवेदन है, अगर वो सच में ही गंभीर हैं तो जरूर भाई अध्ययन का शौक रखें, किताबों से प्यार करें, और किताबें भी कोई हल्का साहित्य नहीं, बहुत गंभीर साहित्य पढ़ने की कोशिश करें। आपको अपने देश की संस्कृति भी पता चलेगी, आपको देश के बारे में भी पता चलेगा। और ये व्यवस्था, इतना जरूर मान के चलना, कोई भी सरकार आपको 100% स्वतंत्रता देने वाली नहीं है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। चलिए, तो हम समापन की तरफ बढ़ते हुए जी, तो दर्शकों ये थे JV शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जो वर्तमान हालत में मीडिया की जो हालत है उस पर हमने चर्चा की। और इसमें हमारे निश्चित समय होता है, उससे ज़्यादा भी हम समय नहीं ले सकते, ये हमारी मजबूरी है। वरना इस मुद्दे पर कि मीडिया की क्या भूमिका होना चाहिए, मीडिया कैसा होना चाहिए, मीडिया आज़ाद होना चाहिए और उसको सरकार का गुलाम नहीं होना चाहिए, तो बहुत कुछ है कहने के लिए। तो आगे फिर हम किसी मौके पर पत्रकारिता के मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कि मीडिया के वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं उस पर हमने चर्चा की। आप
JB शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है जनाब, आपने याद किया, बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।